बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वायरसेस को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, यानी क्लासिफिकेशन में वायरस का क्या स्टेटस है। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, हमने उसमें बड़ा सीक्वेंस से इस क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, उसको डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने जो है वो अपने टिक्सोनोमिक रैंक्स को पढ़ा, जिसमें 7 टिक्सोनोमिक रैंक्स थे और फिर उसमें डोमेन जो थी वो एक सबसे बड़ा रैंक थी जो बाद में ऐड हुई। उसके बाद हमने किंगडम सिस्टम्स पढ़े, जिनमें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। फिर हमने उसके अंदर 3 डोमेन्स के बारे में पढ़ा, फिर उन तीनों डोमेन्स को डिस्कस किया बारी-बारी, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, फिर डोमेन यूकैरिया। उसके बाद डोमेन यूकैरिया के अंदर जितने भी चारों किंगडम्स आ रहे थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, उन सबको भी क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब ये पूरी जो क्लासिफिकेशन है ना उस डोमेन्स में, किंगडम्स में, वो सब हम डिस्कस कर चुके हुए हैं और वो सब हमें पता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि वायरस को कैसे क्लासिफाई करना है, कि वायरसेस को क्यों इनमें से किसी भी चीज में नहीं रखा गया, वायरसेस को इस तरह से, ये क्वेश्चन क्यों है कि वायरस की क्लासिफिकेशन अलग से क्यों आ गई, कि इनमें से किसी भी किंगडम में या किसी भी डोमेन में क्या वायरस फिट नहीं हो रहा था। तो वायरस जो है ना असल में वो लिविंग और नॉन लिविंग की क्या है, बॉर्डर लाइन पर है। ना तो ये लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है, इनकी क्या है, ये बॉर्डर लाइन पर है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर है? क्योंकि लिविंग होने के लिए एटलीस्ट एक सेल तो बॉडी के अंदर होना चाहिए ना, एक सेल तो होना चाहिए। हमने इधर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, जिनके अंदर क्या था, एक सेल था। तो एक सेल तो उनके अंदर था ना एटलीस्ट। लेकिन वायरसेस के अंदर क्या है, एक भी सेल इनके अंदर नहीं है। वायरस किस तरह से बने हुए कि इनके अंदर जीनोम है, ये जो इनका डीएनए या आरएनए है, जो कि इनका मटेरियल है, जीनोम है। और इसके बाहर क्या है, प्रोटीन की कवरिंग है, इनके अंदर एक भी सेल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो वायरसेस है ना, ये जब होस्ट सेल के बाहर होते हैं, यानी कि जब इन्वायरमेंट में होते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते, तो ये ना तो रिप्रोडक्शन करते हैं, ना अपनी कॉपीज बनाते हैं, ना तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्दर अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, ना ही इनमें मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, एनर्जी प्रोडक्शन। ना ये खाते पीते हैं, ना ये ग्रो करते हैं, ना ही इनके अंदर कोई भी प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसे पड़े होते हैं जैसे कोई क्रिस्टल पड़ा हो। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं, जैसे ही जो वायरस है वो किसी होस्ट के अंदर चल जाएगा, होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब वो होस्ट क्या हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल्स हैं, वो ह्यूमंस वगैरह हैं, या फिर वो कोई और बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो वायरसेस जो बैक्टीरियाज पे भी अटैक करते हैं, बैक्टीरियाज के अंदर भी चले जाते हैं और उनके अंदर भी डिजीजेज वगैरह कॉज करते हैं। तो अगर ये किसी भी होस्ट के अंदर चल जाएगा ना, तो उसके अंदर जाने के बाद फिर ये क्या करते हैं, उसी होस्ट से जो है वो एनर्जी लेते हैं और उसी के थ्रू फिर ये क्या करते हैं, अंदर उसके अंदर रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। अपनी जो है वो एक वायरस से काफी सारी जो है वो अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देते हैं, ढेर सारी इसकी जो है वो कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर ये उसके अंदर क्या करता है, डिजीज भी कॉज करना शुरू कर देता है। जैसे एक नॉर्मल पैथोजन वगैरह जो है, जो डिजीज कॉज करता है, जैसे कोरोना वायरस है, एड्स है, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां कॉज करने लग जाता है। तो जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये लिविंग है, क्योंकि ये बीमारियां भी कॉज कर रहा है, ये रेप्लिकेट भी कर रहा है होस्ट के अंदर। लेकिन जब ये होस्ट के बाहर है तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग है। इसलिए जो वायरसेस है उनको किसी भी डोमेन, किसी भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया गया, ना ही इनको लिविंग माना जाता है और ना ही इनको नॉन लिविंग माना जाता है। ये आपके पास मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है वायरसेस का, कि इनके अंदर क्या होता है, एक जीनोम होता है जो कि डीएनए या आरएनए होता है इनका, जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है इनका वो होता है। और उसके बाहर जो है वो एक प्रोटीन की कैप्सिड बना होता है। कैप्सिड किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। फिर कुछ वायरसेस के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, फिर इनके बाहर ये इन्वेलप्स होते हैं जो इनको कवर कर रहे होते हैं, और उसके बाहर भी ये प्रोटीन के ये बने होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये एक वायरस का जनरल सा स्ट्रक्चर है, और बाकी इसको भी हम अपनी आपकी बुक से रीड करते हैं। ये जो आप लोगों के पास टॉपिक है ना, स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, ये लॉन्ग में नहीं आता है, इसमें से सिर्फ शॉर्ट आ सकता है
इस तरह से शॉर्ट भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि व्हाई कैन नॉट वी क्लासिफाई वायरसेस इन एनी किंगडम, कि वायरसेस को किसी भी किंगडम में क्लासिफाई क्यों नहीं किया जा सकता। अच्छा, वायरसेस क्या हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ऐसी मखलूक है जिनको मैंने आपको बताया था ना कि जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, जैसे कि सेल्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, उन्हें किसकी हेल्प से देखा जाता है? उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। लेकिन वायरसेस इतने छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इतनी छोटे हैं कि इनको एक स्पेशल टाइप की माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जिसे कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप भी ऐसी जिसकी जो और ज़्यादा हाई लेवल की माइक्रोस्कोप होती है, जिसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे देखा जाता है वायरसेस को। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की क्या है, बॉर्डर लाइन पर हैं, किनारे पर हैं, ना तो लिविंग है और ना तो नॉन लिविंग हैं। क्यों? क्योंकि वायरसेस जो हैं वो क्या है, वो एसेलुलर हैं। वायरसेस क्या है, एसेलुलर, ए कहते हैं विदाउट और सेलुलर सेल्स, यानी वायरसेस में कोई भी सेल नहीं है। अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे देखा कि वायरसेस में सेल नहीं था, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड था, यानी कि उनका डीएनए या आरएनए होगा, और उसके इर्द-गिर्द क्या चीज़ थी, एक प्रोटीन कैप्सिड की प्रोटीन कैप्सिड से क्या हुआ हुआ था, कवर हुआ हुआ था। तो वायरस के अंदर कोई भी सेल्स नहीं होते और ना ही उनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं। तो लिविंग होने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक सेल तो होना चाहिए ना, तो वायरसेस में एक भी सेल प्रेज़ेंट नहीं है। उस वायरसेस के अंदर क्या है, उनका न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए या आरएनए से बना हुआ होता है। डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या डीएनए या फिर आरएनए प्रेज़ेंट होगा। और उसके अलावा उनके इर्द-गिर्द क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कैप्सिड कहते हैं, ये जो इनका प्रोटीन कोट है। वायरसेस के अंदर कोई मेटाबॉलिज़्म नहीं होती, यानी कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना ग्रो करते हैं, कोई प्रोसेस नहीं होता इनके अंदर। और फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज़ नंबर, वायरसेस जो हैं, जब अपना उन्होंने ये प्रोटीन सिंथेसाइज़ करना होता है, ये जो इनका प्रोटीन कोट है, तो इनको ये प्रोटीन से ही बने होते हैं ना, तो अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज़ करने के लिए और नंबर में इंक्रीज़ होने के लिए, यानी कि रेप्लिकेट करने के लिए, बढ़ने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने ऑफ़स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए वायरसेस क्या करते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो दूसरे ऑर्गेनिज़्म के अंदर रहते हैं, उसी से फूड लेते हैं, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसी को नुकसान पहुँचाते हैं, यानी कि उसी के अंदर डिज़ीज़ेज़ कॉज़ कर देते हैं उसके बदले में। कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे हैं ना जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी से शेल्टर ले रहे हैं, यानी कि पनाह ले रहे हैं और फूड ले रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को क्या दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं आगे से, क्योंकि कुछ फूड के ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो वो कुछ बैक्टीरियाज़ हमारी बॉडी में रहते होते हैं और वो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे होते हैं जो उल्टा नुकसान पहुँचाते हैं, तो जो नुकसान पहुँचाते हैं उसको क्या कहते हैं, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। अच्छा, तो वायरसेस क्या करते हैं, वो अपनी रेप्लिकेट करने के लिए, नंबर में इंक्रीज़ होने के लिए क्या बन जाते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। अब वो ऑर्गेनिज़म्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिज़म्स एनिमल्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरियाज़ पे भी इसी तरह से अटैक करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर भी बैक्टीरिया को भी होस्ट बना के उसके अंदर भी रहते हैं। और ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया में रहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यानी कि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया में रहता है और उसके अंदर डिज़ीज़ कॉज़ करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं ऐसे वायरसेस को। तो वायरसेस जो है वो ना तो लिविंग है और ना तो नॉन लिविंग है। तो वायरसेस को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि तीनों डोमेन्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्लासिफिकेशन के, वायरसेस में उनके उनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो वायरस में नहीं थी, कोई भी खसूसियत नहीं थी। इस वजह से वायरसेस को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया। तो यहाँ तक आपके जो शॉर्ट का है वो आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ना ये छोटा-सा जो है बॉक्स है, उसमें बताया हुआ है प्रायोन्स और वायरोइड्स के बारे में। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्रायोन्स और वायरोइड्स जो हैं वो भी एसेलुलर पार्टिकल्स हैं। जैसे वायरसेस है ना, इसी तरह से प्रायोन्स और वायरोइड्स भी इसी तरह के जो हैं वो पार्टिकल्स हैं। देखो इनके लिए ऑर्गेनिज़म्स का लफ्ज़ भी नहीं यूज़ हो रहा, पार्टिकल्स का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी एसेलुलर है, यानी कि विदाउट सेल्स, कोई सेल नहीं है इनके अंदर। सही है। अच्छा, और ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते, ये भी ना तो नॉन लिविंग है और ना ही लिविंग है। अब प्रायोन्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटीन्स से बने होते हैं। वायरसेस हमारे पास किससे बने हुए थे? उनके अंदर जो था वो न्यूक्लिक एसिड्स भी थे, डीएनए या आरएनए में से कोई भी न्यूक्लिक एसिड प्रेज़ेंट होता है और उसके साथ-साथ उनमें प्रोटीन्स भी प्रेज़ेंट होते हैं, दोनों चीज़ें प्रेज़ेंट थी।
लेकिन जो प्रायोन्स हैं, उनमें सिर्फ़ प्रोटीन्स होता है। पी से जैसे प्रायोन्स है, पी से ही प्रोटीन्स। तो प्रायोन्स में क्या है, सिर्फ़ प्रोटीन्स है और जो वाइरोइड्स है ना, उनके अंदर सिर्फ़ आरएनए है, यानी प्रायोन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, डीएनए और आरएनए नहीं होता, सिर्फ़ प्रोटीन्स होते हैं। और जो वाइरोइड्स होते हैं ना, उनके अंदर प्रोटीन्स नहीं होते, सिर्फ़ आरएनए होता है, डीएनए भी नहीं होता। वायरसेज़ में तो हमने देखा था ना कि डीएनए और आरएनए में से कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड का मटीरियल प्रेज़ेंट हो सकता है और साथ में प्रोटीन की कवरिंग होती है। लेकिन जो वाइरोइड्स है ना, इनमें प्रोटीन्स भी नहीं होते और डीएनए और आरएनए में से सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए भी इनमें नहीं होता और आरएनए भी कौन सा वाला, सर्कुलर आरएनए। अच्छा, डीएनए हमारे पास किस तरह से होता है, इस तरह से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए इस तरह होता है ना और आरएनए इस तरह होता है, यानी सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए में डबल हेलिक्स नहीं होता, डीएनए डबल हेलिकल होता है और आरएनए जो है वो सिंगल हेलिकल होता है। लेकिन जो वायरोइड्स का आरएनए है, वो किस तरह का है, वो सर्कुलर आरएनए है, सर्कुलर आरएनए है। तो ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं, प्रायोन्स और वायरोइड्स, ये दोनों क्या करते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज करवाते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज करवाते हैं किसमें, कुछ प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर ये डिसीजेस कॉज करवाते हैं और उसके अलावा ये कैंसर भी कॉज करवा सकते हैं। कौन, प्रायोन्स और वायरोइड्स। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए इस बॉक्स को रीड करना है और इसके जो छोटे-छोटे 2-3 पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये एक इम्पोर्टेंट टेबल दिया हुआ है और ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अभी तक हमने पीछे जितना भी क्लासिफिकेशन को पढ़ा ना, डोमेन्स, किंगडम और सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी। अगर आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स थे और किन में जो है वो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, या कौन से जो है वो आपके पास यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टी सेलुलर है, इस तरह वाली कंफ्यूजन हो रही है, तो इस टेबल में सब कुछ समराइज कर दिया है। जितने भी अभी डोमेन्स और किंगडम्स पढ़े हैं ना, वो सब इस टेबल में क्या हो गए हैं, समराइज हो गए हैं। तो अगर आप इस टेबल को कर लेते हो तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और उसके अलावा कभी-कभी पेपर में जो है वो इसी तरह से पूरा टेबल ड्रॉ करने के लिए आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाए तो आपने एज इट इज इस टेबल को ड्रॉ करना है। इसलिए इस टेबल को अभी समझें, समझने के बाद इसको एक दफ़ा याद करना है और याद करके फिर आपने इसको ज़ुबानी ड्रॉ करके देखना है कि आपसे ये ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा, और इसमें जो भी मिस्टेक्स हो रही हों फिर आपने दोबारा से उन मिस्टेक्स को देखना है अपनी। जब भी कोई टॉपिक इस तरह का मुश्किल जब आप कवर कर रहे हो ना, तो उसको एक दफ़ा लिख के भी चेक किया करें। लिखने से ये होता है कि वो आपकी माइंड में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ जाता है। अच्छा, इधर अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डोमेन। डोमेन्स कितनी हमने पढ़ी है, 3, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, 3 डोमेन्स हैं। उसके बाद डोमेन के बाद क्या आ जाता है, किंगडम। किंगडम जो है, आर्किया, डोमेन आर्किया के अंदर कौन सा किंगडम था, आर्किया बैक्टीरिया, और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर कौन सा किंगडम था, यू बैक्टीरिया, और डोमेन यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम्स पढ़े थे हमने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह से ये 2 कॉलम्स जो है वो ये 2 रोज़ जो है वो बन चुकी हैं। तो हमारे पास डोमेन की 3 डोमेन्स हैं और किंगडम जो है वो हमारे पास इन सब डोमेन्स के अंदर, आर्किया के अंदर एक ही किंगडम है, बैक्टीरिया के अंदर भी एक ही किंगडम है और यूकेरिया के अंदर जो है वो 4 किंगडम्स है, और इस तरह से आपने ये लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है अपने टेबल की। अब इसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया हुआ है इस टेबल में। एक है सेल टाइप, दूसरी है न्यूक्लियर एनवेलप, तीसरी है सेल वॉल, चौथी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और 5वीं है मल्टी सेलुलैरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल टाइप को। जो आर्किया बैक्टीरिया हैं और यू बैक्टीरिया, दोनों की सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। कैरियोन क्या होता है, न्यूक्लियस, और प्रो होता है कि विदाउट या पुराने, यानी ऐसे पुराने ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या था, न्यूक्लियस नहीं था। तो ये जो है आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों क्या है, प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, और अब यहाँ पे जो यूकैरिया है, यूकैरिया नाम से पता चल रहा है ना, यूकैरियोट्स हैं, तो इसका मतलब इनकी सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक। ये चारों जो हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया क्या हैं, यूकैरियोटिक है। और आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, क्योंकि ये दोनों बैक्टीरियाज हैं और बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, हमारे जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर जो कवरिंग होती है ना, जो जिससे न्यूक्लियस को कवर किया हुआ होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। तो जब इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो इनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप कैसे होगा, तो इनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या होता है, एब्सेंट होता है।
और इन ये सब यूकैरियोटिक है, यानी इन सब के अंदर न्यूक्लियस है, तो इन सब के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या है, प्रेजेंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो बहुत सिंपल से थे, आराम से कवर हो गए कि सेल टाइप इनकी प्रोकैरियोटिक है और इन चारों की यूकैरियोटिक है, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यूकैरिया है डोमेन, तो इसके अंदर जितने भी किंगडम्स है वो सब क्या है, यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, विदाउट न्यूक्लियस। और यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस है। तो सेकंड पॉइंट न्यूक्लियर इन्वेलप का हो गया, तो जब इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं है, और इन चारों के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट है सेल वॉल का। अब आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को हम देखेंगे कि इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। अच्छा, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि इनके अंडर भी यूं करके लाइन लगा देना, तो इधर भी प्रोकैरियोटिक लिख दे, इधर भी लिख दे, इधर भी एब्सेंट, इधर भी एब्सेंट, फिर आर्किया बैक्टीरिया के अंडर इसकी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे, और ये जो यू बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो इधर इसके अंडर लिख दे। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी ज्यादा सही लगेगा। जो आर्किया बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना वो किससे बनी हुई है, वो पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स से बनी हुई है। लेकिन जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं जिसमें शुगर एंड अमाइनो एसिड्स होते हैं। सही है। मैंने आपको बताया था ना कि सेल वॉल क्या है, कि जो एक सेल होता है, जैसे कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो उसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनेलीज होती है, न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो उसके बाहर जो है ना वो एक ये कवरिंग होती है जो इसको कवर कर रही होती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सब में है, ये प्लांट्स में भी है, ये एनिमल्स में भी है, ये सब में है। लेकिन कुछ सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे कि सब प्लांट्स में है, उसके अलावा ये जो बैक्टीरियाज हैं इनके अंदर इसके बाहर एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो अब हम सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि आर्किया की और बैक्टीरिया की जो है सेल वॉल, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं। तो जो आर्किया बैक्टीरिया है उनकी जो है वो पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन से बनी है, जो यू बैक्टीरिया है उसकी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। अच्छा, अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या चीज़ है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं हमारे पास शुगर और अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड होता है जैसे कि जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, जैसे हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है, इसी तरह से प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो अमाइनो एसिड क्या है, छोटे यूनिट्स हैं प्रोटीन्स के। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो जाके क्या बनते हैं, वो प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन जो आर्किया बैक्टीरिया है ना, इनकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है। पॉली मीन्स मैनी, और पेप्टाइड्स कहते हैं प्रोटीन्स की चेन को, यानी कि प्रोटीन्स की जो काफी सारी चेन्स है ना वो मिलती हैं, तो उससे आर्किया बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। अब इससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो यू बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे बनी है, अमाइनो एसिड से, यानी कि प्रोटीन्स के छोटे सब यूनिट से। लेकिन जो है आर्किया बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड से बनी है, यानी कि प्रोटीन्स की भी आगे से लंबी-लंबी सी चेन्स होती हैं उनसे। तो इसका मतलब इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी तभी तो ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर पाते हैं ना। आर्किया की डोमेन, आर्किया की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है ना कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा हॉट या सॉल्टी एनवायरनमेंट्स में आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। वो इसी वजह से कि इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो टफ होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। उसके बाद जो अब यूकैरिया है, इनमें प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो कुछ के अंदर प्रेज़ेंट होती है, और उसके अलावा इसकी भी वेरियस टाइप्स होती हैं, काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं सेल वॉल की, और कुछ में प्रेज़ेंट होती है, सब में प्रेज़ेंट नहीं होती, कुछ में प्रेज़ेंट होती है और कुछ में नहीं होती। उसके बाद जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से। काइटिन ये होता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है ना, जैसे इनके अंदर की सेल वॉल जो शुगर मॉलिक्यूल से बनी हुई है, लेकिन जो काइटिन होता है उसमें ये होता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर साथ एक नाइट्रोजन का ग्रुप अटैच होता है, हर शुगर मॉलिक्यूल के साथ, हर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ एक नाइट्रोजन का ग्रुप अटैच होता है। तो काइटिन जो है वो इस तरह की सेल वॉल होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि पॉली मीन्स मैनी और सेकेराइड्स मीन्स क्या होते हैं, शुगर। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है बल्कि शुगर के मॉलिक्यूल्स। तो पॉली मीन्स मैनी और सेकेराइड हम कहते हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरह से काफी सारे ग्लूकोज या शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज बनाते हैं। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, और फंजाई की किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है, यानी कि इसी इसी जो शुगर के मॉलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड
पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनके साथ एक नाइट्रोजन का ग्रुप अटैच होता जाता है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो अब अगर हम इसको समराइज करके देखें तो आर्किया बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत थिक है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। प्रोटिस्टा में कुछ के अंदर होती है सेल वॉल और उसकी भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फंजाई की काइटिन से बनी होती है, प्लांट्स की सेलुलोज से बनी होती है और एनिमल्स में तो होती ही नहीं है सेल वॉल। अब हम देख लेते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, यानी कि ये अपनी न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड जो है वो किस तरह से लेते हैं। जो आर्किया है और बैक्टीरिया है, ये जो दोनों है ना, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दोनों जो है वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। इनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो ये अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं खुद फोटोसिंथेसिस से, और या फिर ये क्या हो जाते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड भी होता है न्यूट्रिशन का, कि ये खुद ऑटो क्या होता है, खुद करना, और ट्रॉफ होता है फूड, यानी कि खुद से फूड प्रोड्यूस करना, ऑटोमेटिक यानी कि खुद फूड प्रोड्यूस करना। और हेट्रो होता है दूसरों पर, यानी कि उन पर क्या करना, अपने फूड के लिए डिपेंड करना। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है वो भी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटो भी होते हैं और हेट्रो भी होते हैं दोनों। तो जैसे कि यूग्लिना था जो कि दिन में तो कर देता था फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब डार्कनेस होती थी, जब अंधेरा होता था, तो उस टाइम पे वो क्या बन जाता था, वो हेट्रोट्रॉफ बन जाता था, वो दूसरों पर डिपेंड करने लग जाता था अपने फूड के लिए। तो वो कॉम्बिनेशन था, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ भी था और वो हेट्रोट्रॉफ भी था। जो फंजाई है ना, वो क्या है, वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, यानी वो हेट्रोट्रॉफ है, वो अपना फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन किस किस तरह लेते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं अपने अंदर। कैसे कि जब फंजाई है वो क्या होता है, वो जिस तरह ब्रेड पर या पुरानी ब्रेड पर या रोटी पर या किसी भी गले सड़े से प्लांट पर या एनिमल पर जो है वो उल्ली लगती है, फफूंदी सी लगती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको फंजाई कहते हैं। तो फंजाई क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को, जिस भी चीज़ के ऊपर वो ग्रो कर रहा होता है ना, अपने एंजाइम्स को उसके ऊपर क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। और फिर वो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, उनकी ब्रेकडाउन कर देते हैं, और फिर फंजाई उन जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो इसके अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि खाना खाएगा, उसको निगलेगा, चिबाएगा, खाएगा, फिर अंदर जाकर डाइजेशन होगी, प्रॉपर वो प्रोसेस होगा डाइजेशन का, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता। ये बस डायरेक्टली अपने फूड को क्या कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स किसी पर भी डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए, ये फुल ऑटोट्रॉफ है, यानी ये फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। और एनिमल्स क्या है, ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि ये अपना फूड जो है वो प्लांट से या दूसरे एनिमल्स से लेते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन किस तरह से लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, यानी कि निगलते हैं, मुंह से खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको चिबाते हैं, उसको निगलते हैं, फिर पूरी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर उनका फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इस तरह से ये पूरा जो है वो एनिमल्स में इंजेक्शन होती है, पूरा प्रोसेस होता है। अब आर्किया और बैक्टीरिया दोनों क्या हैं, आर्किया बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों जो हैं वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। जो प्रोटिस्ट हैं वो उनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और कुछ जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है, दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, अपना फूड एब्जॉर्प्शन से लेते हैं, जज़्ब करते हैं। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ है, खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है, अपना फूड जो है वो निगलते हैं, वो खाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर निगल लेते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलैरिटी, यानी मल्टी सेलुलर होना, एक से ज़्यादा सेल्स का प्रेज़ेंट होना। मल्टी मल्टी क्या कहते हैं, मैनी को, काफ़ी सारे, और सेलुलैरिटी सेल्स को, तो काफ़ी सारे सेल्स का प्रेज़ेंट होना। अब आर्चिया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में तो मल्टी सेलुलैरिटी क्या है, एब्सेंट है, यानी कि इनके अंदर तो मल्टी सेलुलैरिटी बिल्कुल ही नहीं है, ये तो होते हैं यूनिसेलुलर, सिर्फ सिंगल सेल वाले। इनके अंदर मल्टी सेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता, तो एब्सेंट इन ऑल। प्रोटिस्टा क्या है, एब्सेंट इन मोस्ट, यानी इनके अंदर जो है वो ज़्यादातर के अंदर मल्टी सेलुलैरिटी एब्सेंट होती है। ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा है ना वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटिस्टा। और कुछ जो बहुत कम प्रोटिस्टा है ना वो होते हैं मल्टीसेलुलर, लेकिन बिल्कुल सिंपल मल्टीसेलुलर, जिनके अंदर ज़्यादा सेल्स नहीं होते, थोड़े बहुत ही सेल्स होते हैं, तो सिंपल मल्टीसेलुलर होती हैं। मोस्टली जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं।
बाकी अब जो ये तीनों है ना, ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं। ये इनमें जो फंजाई है, इनमें मल्टी सेलुलैरिटी ज़्यादातर प्रेज़ेंट होती है। बहुत कम फंजाई ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ही होते हैं। और जो प्लांटी है ना, इनमें जो प्लांटी और एनिमेलिया है, ये सब के सब मल्टी सेलुलर है, बल्कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं। ये दोनों जो किंगडम्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। इनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेज़ेंट होते हैं और प्रॉपर जो है वो सेल्स से आगे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से आगे जो हैं वो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, पूरा इनके अंदर जो है ये प्रोसेस डेवलप होता है। ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो ये इस टेबल में आपको ये सारा डिफरेंस जो है वो क्लियर कर दिया गया है इन तीनों डोमेन्स का, फिर इन तीनों डोमेन्स के अंदर जो इनके किंगडम्स हैं, इन सब किंगडम्स का। और अगर आप इस टेबल को आपने समझ लिया ना अच्छे तरीके से, तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, और अगर लॉन्ग में ये टेबल बनाने के लिए आ जाता है तो भी आप इसको बड़े अच्छे से बना सकते हैं। अब ये एक बॉक्स आपकी बुक में ऐड हुआ है अब किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। इसमें आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें से आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपके लिए ना 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बना दिए हैं जो आपके पेपर में ना इसमें से आ सकते हैं। तो अगर आप ये 3 शॉर्ट प्रिपेयर कर लेते तो आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि लेट 2019 में, यानी कि 2019 के एंड में डिस्कवर हुआ था, बिल्कुल दिसंबर में जाके ये डिस्कवर हुआ था वुहान में, चाइना में। चाइना की एक सिटी है वुहान, वहाँ पे ये कोरोना वायरस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था। उसके बाद ये क्या थी, ये एक पेंडेमिक थी। पेंडेमिक कहते हैं वबा को, ऐसी वबा या ऐसी बीमारी जो कि पूरी दुनिया में, मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो फैल जाती है ना, पूरी दुनिया में बहुत बड़े एरिया में फैलती है, उसको कहते हैं पेंडेमिक। अब ये पेंडेमिक किस चीज़ का था? रिस्पायरेटरी इलनेस का, यानी कि साँस लेने की बीमारी, साँस लेने में बीमारी हो जाती थी, साँस नहीं ले पाता था इंसान। तो और इसको क्या कहा जाता था? कोविड-19 कहा गया था। इसको क्या कहा गया था? कोविड-19 कहा गया था। अगर इस तरह से भी आपके पास शॉर्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ कोविड-19, तो ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप कोविड-19 की डेफिनिशन जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं वो है हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड्स, यानी कोरोना वायरस फैलता किस तरह से है। तो ये वायरस जो है वो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, यानी कि जब सांस लेते हैं या कोई खांसता है, यानी कि खांसता है या छींकता है या बात करता है या सांस लेता है किसी दूसरे इंसान के सामने, यानी एक ऐसा बंदा है जिसको कोरोना वायरस हुआ हुआ है, वो इन्फेक्टेड है, उसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, और वो दूसरे किसी भी इंसान के पास जाके उसको खांसी आती है या फिर उसको छींक आ जाती है, या वो उससे बात करता है या फिर ज़ोर से साँस लेता है और उसके जो है मुँह से ड्रॉपलेट निकलता है, यानी कि कतरा निकलता है उसकी साँस से, उसकी खाँसी से, जैसे कि तो वो दूसरे इंसान तक पहुँचता है, तो उसको भी कोरोना वायरस हो जाता है। तो ये जो था वो इस तरह से फैलता था, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता था। ड्रॉपलेट्स हम कहते हैं छोटे-छोटे कतरों को, तो उनके थ्रू फैलता था। वो किस तरह से आते थे? वो साँस लेने से, वो खाँसने से, छींकने से या बात करने से, किसी भी तरह से वो दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र हो सकते थे। उसके अलावा ये टच करने से भी फैलता था, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर दूसरे नॉर्मल पर्सन को टच करेगा, तो उसको भी जो है वो कोरोना वायरस हो जाएगा। वायरस जो है वो कंटैमिनेट हो जाता था और दूसरे पर्सन तक वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता था। तो ये थे कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से फैलता है, तो ये वो मेथड आ गया। उसके बाद है कि मास्क पहनने से, नो नाक पर या मुँह पर मास्क पहनने से वायरस के स्प्रेड को जो है, उसके फैलाव को जो है वो रोका जा सकता था। स्प्रेड क्या होता है? फैलना। उसके फैलाव को रोका जा सकता था, क्योंकि मा जब किसी इंसान ने मास्क पहना होगा तो अगर वो छींकेगा या खाँसेगा, तो फिर जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे इंसान तक नहीं जाएँगे। तो इस वज़ह से मास्क पहनने से इसको रोका जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो है व्हाट, ये आपके पास मैंने आंसर्स भी साथ-साथ मार्क किए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस की अलामात क्या थी, इसके सिम्पटम्स क्या थे? तो जो सबसे कॉमन सिम्पटम्स थे वो क्या थे? फीवर, बुखार, कफ, खाँसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि साँस लेने में मुश्किल होना, बहुत मुश्किल से साँस लेना, बहुत भारी हो जाना साँस, फटीग, बहुत थकावट, थका-थका रहना, इस तरह से कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहना, बॉडी एचेस, पूरी जिस्म में क्या होती थी? दर्दें हो जाती थी। एचेस कहते हैं दर्दों को, जैसे हेडेक होता है ना, सर दर्द, इस तरह से बॉडी एचेस होते हैं, पूरे जिस्म में दर्दें होने लग जाती थी। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, उसको ना तो टेस्ट आता था किसी भी चीज़ का, ना जायका आता था, ना टेस्ट आता था, ना ही स्मेल आती थी, ना ही खुशबू आती थी किसी भी चीज़ की, तो टेस्ट और स्मेल भी खत्म हो जाता था।
सोर थ्रोट, गला पूरी तरह खराब हो जाना, गले में खराश आना, गला खराब, खांसी, जुकाम, हेडेक, सर में दर्द रहना, ये सारे इसके क्या थे, सिम्टम्स थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और कुछ केसेस में ये होता था कि बहुत शदीद रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाती थी। इट कैन लीड टू सीवियर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो सांस लेने की मुश्किल पैदा हो जाती थी, स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स, खास तौर पे ऐसे लोगों में जिनकी एज ज़्यादा थी, जो ओल्डर थे, जो बूढ़े लोग थे, जिनकी एज जो थी वो ज़्यादा थी, या फिर ऐसे लोग जिनमें पहले ही कोई हेल्थ कंडीशन चल रही थी, जिनमें पहले से ही कोई बीमारी थी, ऐसे लोगों में तो अगर कोरोना वायरस हो जाता था तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती थी, बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती थी, बहुत बढ़ जाती थी। ओल्डर लोगों में, बूढ़े लोगों में, या फिर जो एजेड लोग थे, जिनकी एज ज़्यादा थी, या फिर जिनमें पहले से कोई हेल्थ कंडीशन जो थी वो चल रही थी, तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है वो है, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना वायरस। अब हमने ये तो देख लिया कोरोना वायरस है क्या, वो फैलता कैसे है, फिर ये भी देख लिया कि उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी अलामात क्या होती थी। अब ये है कि उससे बचा कैसे जा सकता था, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता था। तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, वॉशिंग हैंड्स विद सोप, यानी साबुन से हाथ धोना एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए, कम से कम जो है वो 20 सेकेंड साबुन से हाथ धोना चाहिए, या फिर हैंड सैनिटाइजर को यूज करना चाहिए। कोरोना वायरस के टाइम पे लोग बहुत हैंड सैनिटाइजर यूज करते थे, हर वक्त जो है वो हैंड सैनिटाइजर पास होता था। और ऐसा हैंड सैनिटाइजर, नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर नहीं कि किसी भी कंपनी का कोई भी आम सा हैंड सैनिटाइजर ले लिया, ऐसा हैंड सैनिटाइजर जिसके अंदर 60% अल्कोहल लाजमी हो, ताकि वो जर्म्स को किल कर सके और डिजीज जो है वो आगे स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये टच से भी तो फैलती थी, तो हाथ को साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल एक कंटेमिनेटेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन को उसने टच कर दिया है और उसके अंदर जो है वायरस आ रहा है, तो अगर वो अपने हैंड्स को वॉश रखेगा, मतलब इस तरह से, और हैंड सैनिटाइजर प्रॉपर यूज करेगा, उसने किसी भी कंटेमिनेटेड चीज को टच किया है और वो अपने हाथों को बार बार धोता रहेगा, तो उसके ऊपर से जर्म्स जो है वो उतरते रहेंगे और वो वायरस जो है वो उसकी बॉडी में नहीं फैलेगा। उसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कोविड-19 को प्रोटेक्शन में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल वैक्सीनेशन प्ले करती है, क्योंकि उस टाइम पे 2 वैक्सीन्स लगती थी कोविड-19 के लिए। और वैक्सीनेशन क्या होती है, वो किसी भी बीमारी के होने से पहले, वायरस की बीमारी के होने से पहले ही उससे क्या कर लेती है, प्रिवेंट कर लेती हैं। वैक्सीनेशन जो है वो बीमारी से पहले लगाई जाती है ताकि आगे जो है वो डिज़ीज़ ना हो। वैक्सीनेशन जो है वो क्या करती है, वो आपके इम्यून सिस्टम को, यानी कि ऐसा, वो इम्यून सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है आपकी बॉडी का, जो बीमारियों से लड़ने में हेल्प देते हैं। इसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। ये सब जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम होते हैं, जो आपको आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी होती है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो एंटर होता है, वो बीमारी कॉज करता है, तो उससे लड़ने में हेल्प करती है। तो वैक्सीनेशन आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देती थी, पहले से ही तैयार कर देती है। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है तो वो बॉडी को पहले ही प्रिपेयर कर देगी, इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर देगी कि अगर ये वायरस एंटर होगा तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा पहले से, और उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको पहचान लेगा और उसके अगेंस्ट पहले ही एक्टिव होगा। तो वैक्सीनेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वायरस से प्रोटेक्ट करने में, बचने में। और फिर वो उस डिजीज़ की सिवियरिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, उसकी शिद्दत जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर वो होता ही नहीं है, वो वायरस बॉडी में एंटर होने के बाद उसकी वजह से जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो नहीं होती, किसकी वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से। तो वायरस को प्रोटेक्ट करने का एक इम्पोर्टेंट जो है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट कौन प्ले करता है, वैक्सीनेशन। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इसकी क्या है, प्रिवेंशन में आप लोग ना ये यहाँ से ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ये भी पॉइंट जो है ना वो आप इसमें प्रिवेंशन में ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास इस वाले कोरोना वायरस वाले टॉपिक में आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक न्यू टॉपिक है और वैसे भी कोरोना वायरस जो है वो कुछ टाइम पहले ही गुजरा है और काफ़ी ज़्यादा उसने जो है वो तबाही फैलाई हुई थी। तो क्या पता इसमें से भी कोई शॉर्ट आपके पेपर में इस दफ़ा आ जाए। तो आपने इसको स्किप नहीं करना है, इसको एक दफ़ा कर लेना है और वैसे ये बहुत ईज़ी सा है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को बायो का कोर्स कवर करवा रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं आपको केमिस्ट्री का कोर्स भी कवर करवाऊँगी और फिज़िक्स का कोर्स भी कवर करवाऊँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये लेक्चर्स आप लोगों के मिस ना हो, और पेपर्स के करीब मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स वगैरह भी सब कुछ सिखाऊँगी।